वेलकम टू समीक्षा क्लासेस। समीक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विनोद कुमार और आज की जो टॉपिक होगी वह होगी मुंडा प्रशासन। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जेपीएससी की जो सेकेंड पेपर है उसमें झारखंड के इतिहास सिलेबस दिया हुआ है। इस झारखंड के इतिहास में हम लोग स्टडी करते हैं कि विभिन्न जो यहाँ की जनजातीय प्रशासन है उसके विषय में स्टडी करते हैं और उसमें से हम लोग देखेंगे एक जो टॉपिक है वह है मुंडा प्रशासन। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि ये मुंडा प्रशासन से किस प्रकार से क्वेश्चंस आएगी और ये मुंडा प्रशासन को क्वेश्चंस किस प्रकार से आएगी, किस तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे ताकि जो आपका जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएगी, प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आएगी, वहां से एक भी बाहर इससे बाहर ना आए। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और आप लोग अपने टॉपिक को लिख लेंगे मुंडा प्रशासन। चलिए स्टार्ट करते हैं मुंडा शासन व्यवस्था। हेडिंग देते हैं हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था। चलिए ये हम लोग जानेंगे मुंडा शासन व्यवस्था। देखिए मुंडा शासन व्यवस्था से हम लोग को ये जान लेना है कि झारखंड की बात करेंगे तो एक लंबे समय से परंपरागत शासन व्यवस्था थी और यहाँ की जो झारखंडी जो परंपरागत स्वशासन व्यवस्था है और जो कायम काफी दिनों से है उसके विषय हम लोग को जानेंगे। हालांकि ये देखेंगे जो जनजातियों की जो स्वशासन प्रणाली है उस समय के साथ उसमें काफी बदलाव हुआ, लेकिन बदलाव के बाद भी उसके जो आधार है वो आज भी हम लोग देख पाते हैं कि गांव में वही परंपरागत शासन व्यवस्था कायम है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे तो हम लोग एक पॉइंट देखेंगे कि झारखंड में परंपरागत शासन व्यवस्था का एक इतिहास रही है। तो हम लोग कह सकते हैं झारखंड में परंपरागत स्वशासी शासन व्यवस्था इतिहास नहीं है। मतलब ये हम लोग देखेंगे परंपरागत शासन व्यवस्था, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अब ये बात करेंगे परंपरागत शासन व्यवस्था। तो परंपरागत जो शासन व्यवस्था है इसका आधार क्या है, बेस क्या है, ये जो हम लोग देखेंगे जो स्वशासी है परंपरागत जो शासन व्यवस्था हमारे देखेंगे जो उसका ये आधार क्या है, बेस क्या है। तो इसके मूल में हम लोग जाएंगे तो यहाँ हम लोग देखेंगे सामुदायिकता। मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी शासन व्यवस्था के अंदर होती थी वो एक समूह में होती थी, समूह में। साथ में हम लोग देखेंगे सामूहिक साझेदारी ये बात कर लेंगे। इसकी मुख्य रूप से जो परंपरागत स्वशासी शासन व्यवस्था है उसका एक आधार स्तंभ के रूप में काम कर रहा है और वह आधार हम लोग देख पाते हैं कि यह है सामुदायिक स्थिति अथवा सामुदायिकता। मतलब ये शासन व्यवस्था के तहत एक समूह के रूप में वर्क किया जा रहा है। ऐसे भी हम लोग देखेंगे जो झारखंड की जो व्यवस्था है उसमें हम लोग देखेंगे एक जो सामूहिक के रूप से यहाँ पर ये टोटल समाज मतलब टोटल समाज की बात किया जा रहा है। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट देख लेंगे कि ये जो परंपरागत शासन व्यवस्था है यह न सिर्फ एक राजनीतिक संगठन बल्कि इस संगठन के द्वारा हम लोग देखते हैं कि सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक गतिविधियों भी संपन्न किए जाते थे। इतना ही नहीं, हम लोग देखेंगे कि इस स्वशासी जो शासन तंत्र था यह इस एक निकाय के रूप में काम करती थी। इस निकाय के तहत यह देखी जाती थी कि जो संसाधन है यहाँ का उसका किस प्रकार से दोहन किया जाए ताकि जो समाज के जो गांव के अधिक से अधिक लोग उससे लाभान्वित हो, इससे संबंधित भी वर्क देखते थे। तो हम लोग ये समझ पाए कि परंपरागत शासन व्यवस्था एक हम लोग देखते हैं काफी दिनों से चली आ रही है और अभी भी हम लोग वर्क देखते हैं। अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इसकी आधार स्तंभ क्या हुई, तो सामुदायिकता की बात हुई, फिर सामूहिक साझेदारी की बात हुई। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेती है कि यह एक न सिर्फ राजनीतिक संगठन है
बल्कि यह एक हम लोग देखते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक गतिविधियों को भी संपन्न करता है। साथ में हम लोग देख पाते हैं कि इस शासन प्रणाली में किस प्रकार से शासन संचालित किया जाए जिससे कि यहाँ का जो संसाधन है उसका अधिक से अधिक लाभ उस पार्टिकुलर गांव को मिल सके। ये सारी गतिविधियों को देखा करते थे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि जो झारखंड की जो परंपरागत शासन व्यवस्था है वह लगभग झारखंड के सभी जनजातीय गांवों में पाई जाती है। ये हम लोग समझ पाए कि जो ये परंपरागत शासन व्यवस्था है वो झारखंड के लगभग जितने भी जनजातीय गांव हैं हर जगह ये विद्यमान है। कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि झारखंड के लगभग 50% से अधिक क्षेत्र अधिसूचित क्षेत्र है और जहां पर हम देखते हैं पेशा कानून कार्य कर रहे हैं, पेशा कानून लागू है। झारखंड में आधे से अधिक इलाके ऐसे हैं जो अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और उस अधिसूचित क्षेत्र में पेशा के तहत रेगुलेट होती है। अब हम लोग के पास एक प्रश्न ये आई कि जब पंचायती राज अधिनियम आया, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जब आई तो एक प्रश्न ये उठा कि उस जो पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए तो ऑलरेडी जो झारखंड में परंपरागत शासन व्यवस्था चली आ रही थी और एक हम त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसको एक लागू करना था। तो ऐसी स्थिति में थोड़े एक क्या कहते हैं एक बौद्धिक मतभेद हुई। बौद्धिक मतभेद ये हुई कि जो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है और आदिवासियों की जो स्वशासी शासन व्यवस्था है उसके बीच उनके बीच अंतर संबंध के लेकर विवाद हुई कि ऑलरेडी जो जनजातीय शासन व्यवस्था है और एक त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है तो इस त्रिस्तरीय को जब लागू करेंगे तो दोनों के बीच क्या एक इंटेंसिव होगा, जो एक विवाद होगा उसको लेकर एक बौद्धिक मतभेद हुआ। अब इस बौद्धिक मतभेद को समाप्त करने के लिए एक संगठन है, उस संगठन का हम लोग देखेंगे केंद्र का वॉलंटरी सर्विसेज ओवरसीज, यानी ये संगठन हम लोग देखेंगे VSO। यह संगठन क्या करती है, यह संगठन एक NGO है जिसका नाम है हम लोग देखेंगे मंथन युवा संस्थान। यह इस NGO के तहत यहाँ की जनजातियों की जो प्रशासन है उसका अध्ययन किया। तो चलिए यहाँ तक हम लोग नोट करते हुए चलते हैं। यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि इसका आधार हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात किए, नोट करते हुए आप लोग चलेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात किए कि यह एक न सिर्फ राजनीतिक संगठन है, यह एक न सिर्फ राजनीतिक संगठन है बल्कि ये सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक गतिविधि भी संचालित करते थे, गतिविधियां संचालित करते थे। नेक्स्ट हम लोग देख पाए कि झारखंड के लगभग सभी जनजातीय गांवों में परंपरागत शासन व्यवस्था लागू है। नेक्स्ट हम लोग कह सकते हैं कि झारखंड के लगभग सभी जनजातीय गांवों में यह व्यवस्था लागू है, यह शासन लागू है। ये पॉइंट हम लोग समझ पाए कि ये कहां पर, मतलब झारखंड के सभी गांव न हम लोग देख करके ये जनजातीय गांव की हम लोग बात की। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि ये जो शासन प्रणाली है इसमें हम लोग देखते हैं कि झारखंड के लगभग 50% से अधिक जो क्षेत्र है उसमें हम लोग देखेंगे वह अधिसूचित क्षेत्र है। मतलब झारखंड के हम लोग देखेंगे 50% से अधिक क्षेत्र अधिसूचित है, क्षेत्र अनुसूचित है। और ये अनुसूचित की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर पेशा कानून के तहत रेगुलेट हो रही है। पेशा कानून जो टॉपिक है वह हम लोग अलग से देख लेंगे। यह हम लोग देख पाएंगे कि 1996 में ये लागू होती है, 96 में। तो इसको हम लोग अलग से पेशा से संबंधित
जो टॉपिक है उसको अलग से हम लोग देख लेंगे। तो चलिए ये हम लोग देख लिए। अब यहाँ पर जो मुद्दे आए, जो मुद्दा है वह ये मुद्दा है कि जब हम लोग देखते हैं 1993 में त्रिस्तरीय जब पंचायती राज अधिनियम लाया गया, इसके बाद सभी राज्यों में इस व्यवस्था को लागू करने की बात हुई। तो उसी कड़ी में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो शासन प्रणाली जो हमारी परंपरागत है और एक त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, तो दोनों के बीच जो विवाद है, वो विवाद था, उसको सुलझाने के लिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और जनजातीय शासन के बीच अंतर संबंध को लेकर विवाद हो गया। मतलब ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और जनजातीय शासन व्यवस्था, अगर ये जनजातीय शासन व्यवस्था और पंचायती राज व्यवस्था में देखेंगे क्या दोनों में विशेषता है, क्या सिर्फ इसको लागू रहने से काम नहीं चलेगी या क्या इसको समाप्त करके सिर्फ इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाए। इससे संबंधित दोनों के बीच अंतर संबंध किस रूप में हो, इससे संबंधित एक विचार है। और इसको समाप्त करने के लिए हम लोग देखेंगे एक VSO, इसका फुल फॉर्म हम लोग बात कर लेंगे, वॉलेंटरी सर्विसेज ओवरसीज। इस संगठन के द्वारा एक झारखंड के NGO है जिसका नाम है मंथन युवा संस्थान। ये क्या अध्ययन कर रहा है? यह अध्ययन कर रहा है कि त्रिस्तरीय और जनजातीय शासन व्यवस्था में कौन सा बेस्ट होगी, किसको लागू किया जाना है, इसको हटा देना या इसके बीच क्या स्थिति बनेगी। इससे संबंधित अध्ययन करने के लिए VSO ने झारखंड के हम लोग देखेंगे मंथन युवा संस्थान के साथ यहाँ की जो शासन प्रणाली है उसका अध्ययन किया है। अध्ययन करने के बाद हम लोग देखते हैं 18 महीने के बाद उन्होंने रिपोर्ट दिया और इस दरमियान हम लोग देखेंगे कि ये जो अध्ययन किए तो झारखंड के मतलब राज्य के 5 जनजाति ये क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि VSO ने मंथन युवा संस्थान के साथ किन जनजातियों की शासन प्रणाली का अध्ययन किया, ये पूछी जा सकती है। तो हम लोग ये ध्यान में रखेंगे 5 जनजाति का, जिसमें हम लोग बात करेंगे मुंडा, उरांव, हो, संथाल और पहाड़िया। तो ये 5 जनजाति है जिसके जनजातीय प्रशासन का उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद लगभग 18 माह के बाद 18 माह के बाद उन्होंने रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट में यह कहा कि अगर भी जो जनजातीय प्रशासन के लोगों को जो डेवलपमेंट काम कर रही है उसके साथ अगर भी संलिप्त कर दिया जाए तो उससे जो हमारी पेशा कानून के तहत जो उसका मूल उद्देश्य था वह प्राप्त किया जा सकता है। मतलब इसे ये स्पष्ट हो गई कि ये जनजातीय प्रशासन भी रहेगी और हम लोग देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था भी रहेगी। चलिए ये हम लोग यहाँ पर एक जनजातीय प्रशासन के विषय में समझ पाए। यहाँ से क्या पूछी जा सकती है, तो एक यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि संगठन के द्वारा जो सो यहाँ के जनजातियों के विषय में अध्ययन किया। तो यह हम लोग देखिए कि VSO है। ये VSO जो है ये इंटरनेशनल एक संगठन है। इसमें हम लोग देखेंगे इनके द्वारा एक मंथन युवा संस्थान के
को लेकर के, मतलब ये दोनों मिल करके ये सहयोग से यहाँ के जनजातीय प्रशासन का अध्ययन किया और ये 18 महीने बाद रिपोर्ट दिए। और इन्होंने उस दरमियान हम लोग देखेंगे मुंडा देखेंगे, उरांव देखेंगे, वो देखेंगे, संथाल, पहाड़िया, ये 5 जनजातियों पर अध्ययन किए। इसके बाद इन्होंने रिपोर्ट दी। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अब जनजाति प्रशासन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। और जनजातीय प्रशासन में हम लोग मुंडा की बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे, नॉर्मल डिस्कस हम लोग बात करेंगे मुंडा जनजाति। आखिर मुंडा जनजाति कौन है, मुंडा जनजाति कहाँ से आए, मुंडा जनजाति की क्या संगठनात्मक इकाई है, ये हम लोग देख लेंगे। इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे प्रशासन। तो ये क्लासेस आप लोग को लग रहा होगा कि सर जो सो काफी मतलब एक लंबा खींच रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है कि कोई भी टॉपिक को अगर आप स्टडी करते हैं तो इस कदर स्टडी कीजिए कि पुनः उस क्लास को फिर कहीं और ना करना पड़े अथवा और कहीं सहारा ना लेना पड़े। और मेरी कोशिश रहेगी कि जो हम एक जो डेटा देंगे, जो कंटेंट देंगे, वो सफिशिएंट होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं मुंडा प्रशासन में। बात कर लेंगे मुंडा की सामान्य परिचय। तो मुंडा जनजाति की अगर सामान्य परिचय की बात किया जाए, मुंडाओं की सामान्य परिचय, मुंडाओं की सामान्य परिचय। तो यहाँ पर हम लोग देखिए मुंडा जनजाति मेरा टॉपिक नहीं है स्टडी का, लेकिन नॉर्मल हम लोग जान पाएंगे कि मुंडा है आखिर कौन। तो मुंडा की हम लोग बात करेंगे सामान्य परिचय। तो ये हम लोग जनजातीय दृष्टिकोण से प्रजातीय हम लोग बात करेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे प्रोटोस्टोलाइट अथवा कॉलोनियल प्रजाति से बिलोंग करता है। तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे, प्रोटोस्टोलाइट अथवा कॉलोनियल समूह से के अंदर मुंडा आता है, पहला पर। दूसरी हम लोग बात कर लेंगे तो यह हम लोग देखेंगे झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है, झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति। देखिए ये क्वेश्चंस रहती है, पिछले एग्जाम्स में हम लोग मतलब इंडिया बेसिस पर पूछ दिया कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है। तो यहाँ एक झारखंड में हम लोग बड़ी भी पूछी जा सकती है, द्वितीय कौन सा हो गया, तीसरा और चौथा भी हम लोग बात कर लेंगे। इसमें पहले हम लोग बात करते हैं संथाल, तीसरा हम लोग बात कर लेते हैं आपका मुंडा की, है ना। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ये मुंडा को हम लोग समझ गए कि झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है और यह प्रोटोस्टोलाइट अथवा कॉलोनियल जो प्रजातीय समूह है उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात कर लेंगे आखिर ये मुंडा जनजाति ये कहाँ के रहने वाले थे। तो ये यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एक नॉर्मल उत्पत्ति स्थान के विषय में। तो इनकी बात कर लेंगे मुंडाओं की उत्पत्ति, अथवा कह सकते हैं कि इनकी मूल निवास स्थान। चलिए तो यहाँ पर बात कर लेंगे मुंडाओं की उत्पत्ति के विषय में बात किया जाए अथवा निवास स्थान की बात किया जाए तो कोई वैसा एक मत नहीं है जो फाइनली ये कहा जाए कि पार्टिकुलर स्थान पर जो सो मुंडाओं की जन्म हुई। इसको लेकर अलग अलग विद्वानों की अलग अलग मत है, जिसमें से हम लोग बात कर लेंगे। तो एक आपका विद्वान है आपका एस.सी. राय, शरद चंद्र राय, इनका एक पुस्तक है, इन्होंने पुस्तक लिखे है मुंडा एंड देयर कंट्री। पुस्तक का नाम क्या है, ध्यान में रखेंगे, पुस्तक पूछी जा सकती है कि कौन सी रचना किनकी है, उनको भी ध्यान में रखेंगे। मुंडा एंड देयर कंट्री। इस पुस्तक में एस.सी. राय ने उल्लेख किए हैं कि मुंडाओं का जन्म जो मूल स्थान अथवा उत्पत्ति स्थान है वह है 81 पीढ़ी 83 पीढ़ी नामक स्थान। ये तो बता दिए कि मुंडाओं की जो उत्पत्ति स्थान है
वह 81 पीढ़ी 83 पीढ़ी नामक स्थान। ये कहाँ है जिस पर इंडिकेट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे कि इन्होंने एस.सी. राय ने अपने पुस्तक में यह भी चर्चा किए हुए है कि मुंडा का जो भारत में प्रवेश हुआ वो अरावली पर्वत से होकर है। अरावली पर्वत होते हुए भारत में प्रवेश हुआ और कैमूर विंध्य पर्वत होते हुए छत्तीसगढ़ के सरगुजा होते हुए छोटा नागपुर के दक्षिणी क्षेत्र से झारखंड में प्रवेश किए। ये एस.सी. राय का कहना है। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए अरावली पर्वत की ओर से भारत में प्रवेश, ये समझ पाए हम लोग। भारत में प्रवेश हुआ मतलब ये हम लोग कह सकते हैं उत्तर पश्चिमी भाग से। नेक्स्ट जो विद्वान आएंगे उत्पत्ति स्थान ये बता दिए 81 पीढ़ी अथवा 83 पीढ़ी नामक गांव अथवा इलाका में हुई है और अरावली पर्वत की ओर से आए, भारत में एंट्री लिए। और यहाँ पर झारखंड की बात करेंगे छोटा नागपुर के हम लोग दक्षिण पश्चिम की ओर से ये प्रवेश किए। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कर्नल डाल्टन की बात कर लेंगे। नेक्स्ट कर्नल डाल्टन। तो कर्नल डाल्टन साहब ने इसके विषय में क्या कहा, तो इसके विषय हम लोग जान पाएंगे कि कर्नल डाल्टन ने इतना कहा कि ये जो 81 पीढ़ी और 83 पीढ़ी गांव, ये समझ पा रहे हैं हम लोग, 81 पीढ़ी 83 पीढ़ी गांव जो है यह रांची के बॉम्बे परखना में स्थित 81 गांव से संबंध स्थापित किए हुए। ये बताए कि 81 पीढ़ी 83 पीढ़ी नामक गांव रांची के बॉम्बे परगना में अवस्थित है और यहीं पर मुंडाओं की उत्पत्ति हुई। मतलब डाल्टन साहब ने ये कहे कि मुंडाओं की स्थिति बाहर में नहीं बल्कि झारखंड में हुई है, छोटा नागपुर में हुई है। ये किनका कहना है? कर्नल डाल्टन साहब। तो चलिए ये भी हम लोग समझ में आ गया कि इन्होंने ये नाम 81 पीढ़ी और 83 पीढ़ी का संबंध रांची के बॉम्बे नामक गांव से स्थापित किए और यह कहे कि ये यही इलाका है जहां पर मुंडाओं की उत्पत्ति हुई है। कुल मिलाकर कर्नल डाल्टन ने ये कह दिया कि मुंडाओं की उत्पत्ति छोटा नागपुर में ही है, छोटा नागपुर। ये समझ गए हम लोग। नेक्स्ट विद्वान की अगर बात कर लेंगे तो एक है हेवेट अथवा हेवर्ट महोदय है। उन्होंने मुंडाओं की उत्पत्ति के विषय में चर्चा की है। देखिए ये हम लोग देखेंगे हेवर्ट, विद्वान हेवर्ट। ये विद्वान जो है यह हम लोग बात कर लेंगे तो जनरल ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के मेंबर्स थे, यानी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के एक मेंबर्स हो गए हेवेट। इन्होंने मुंडा जनजाति के विषय में यह कहा कि मुंडा जनजाति की अगर उत्पत्ति की बात करते हैं तो यह पश्चिमी चीन अथवा पूर्वी तिब्बत समझ पाए लोग। हेवेट महोदय ने यह कहा कि मुंडाओं का जन्म पश्चिमी चीन अथवा पूर्वी तिब्बत में हुई। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे कुछ अन्य इतिहासकार, जिसमें हम लोग बात कर लेंगे यूरोपीय इतिहासकार की बात कर लेते हैं अथवा अन्य इतिहास की हम लोग चर्चा करते हैं। अन्य इतिहासकार, तो कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मुंडाओं का जन्म जो है, यानी ये कहते हैं कि मुंडाओं की जो प्रथम माता पिता है जिनको कहा जाता है होरोको अथवा कहीं देखेंगे होरोहनको देखेंगे। ये जो होरोहनको है ना, ये मुंडाओं के प्रथम माता पिता है।
मुंडाओं के प्रथम माता पिता अथवा पूर्वज की बात किया जा रहा है। तो ये होरोको की बात किया जा रहा है कि इनका जो मूल स्थान था वो हम लोग देख पाते हैं कि मध्य एशिया में, यानी इन्होंने भी ये कहे अभी कुछ लोगों का कि मध्य एशिया, और मध्य एशिया में जो है वहां से तिब्बत होते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रवेश किए, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में, और आगे बढ़ के भारत में लोग देखेंगे बुंदेलखंड के उत्तरी क्षेत्र में, बुंदेलखंड हो गया, विंध्य पर्वत क्षेत्र हो गया, इस इलाके में प्रवेश कर गया और आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे कुछ अन्य विद्वान, तो उसमें कहते हैं कि मुंडाओं का जो जन्म है मलाया, जावा, सुमात्रा इत्यादि क्षेत्र में हुए, पूर्वोत्तर क्षेत्र से भारत प्रवेश किए। अब एक और हम लोग बात करेंगे अर्दी मुंडाओं की, मुंडाओं की पौराणिक कथा की बात करते हैं, तो उसमें ये बात कहा गया कि मुंडाओं की पौराणिक कथाओं में कि मुंडाओं की उत्पत्ति स्थान यूपी के आजमगढ़ में, तो इस पर भी थोड़ा हम लोग नोट कर लेंगे। मुंडाओं की पौराणिक कथा के अनुसार बात कर लेंगे तो यूपी के आजमगढ़ अगर भी आपसे पूछ दिया गया कि अधिकांश विद्वानों का मत, तो आप मध्य एशिया मानेंगे, मध्य एशिया अथवा तिब्बत में कोई एक ही रहेगा ऑप्शन, उसको आप बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। ये तो हम लोग समझ गए कि ये उत्पत्ति स्थान। अब हम लोग देखेंगे कि मुंडाओं का जो आगमन होती है वो कैसे होती है, तो आगमन की बात कर लेंगे तो मुंडाओं माना जा रहा है कि 25,000, भारत में तो एंट्री हम लोग देखें 25,000 मुंडाओं का एक दल लेकर के सीरिया सिंह नामक एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश से, अथवा हम लोग देखेंगे कि भारत में जब आ रहे हैं, क्योंकि अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। एक और विद्वान साहब है, उनका कहना है कि आपको दक्षिण पूर्व से आए हैं, कुछ विद्वान का दक्षिण पश्चिम से आए हैं, ये तमाम अलग अलग विद्वानों ने कहा। अब बात करते हैं झारखंड में आने के दरमियान हम लोग देखते हैं एक सीरिया सिंह नामक व्यक्ति रहते हैं, ये हम लोग समझिए यूपी के आजमगढ़ में। चलिए ये हम लोग समझेंगे कि भारत में अब प्रवेश, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आखिर मुंडाओं का प्रवेश झारखंड में किस ओर से हुआ है, तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कहा है, लेकिन फिर भी उसमें पूछा जाता है, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो हम लोग देख लेंगे मुंडाओं का 25,000 यानी 25,000 मुंडाओं का एक समूह को सीरिया सिंह एक व्यक्ति है, सीरिया सिंह आगे बढ़ता है और ये अपने अस्थायी जीवन की खोज के लिए आगे बढ़ रहा होता है। इसी में हम लोग बात कर लेंगे कि खैरवाड़ जनजाति का एक व्यक्ति माधव सिंह के साथ सीरिया सिंह का संघर्ष हो गया, और ये हम लोग देखेंगे संघर्ष होने के बाद ये पराजित हो गए। अब पराजित होने के बाद हम लोग देखेंगे कि इनको आगे बढ़ना होता है, और ये हम लोग देखेंगे कि रोहतासगढ़, ये घटना रोहतासगढ़, तो रोहतासगढ़ से आगे बढ़ गए पुनः विंध्य क्षेत्र की ओर चले गए। अब कुछ दिनों के बाद ये सीरिया सिंह है, वो ये 25,000 मुंडाओं का जो नेता है वो बना दिया रीसा मुंडा अथवा रीता मुंडा। ये समझ पाए हम लोग, ये किनका हो गया, मुंडाओं का नेता हो गया का नेता। अब हम लोग देखेंगे रीसा मुंडा अथवा जो रीता मुंडा है, इनको जो सो एक स्वप्न मिलता है, ये स्वप्न सिंह बोंगा जो इष्ट देव है, जनजातियों की जो इष्ट देव है, उनके द्वारा एक स्वप्न दिया गया, और ये उसमें बताया गया कि आप एक ऐसे सुनहरे देश की खोज करें जहां मानव की रहने की सारी जो आवश्यक वस्तुएं हैं वह प्राप्त हो जाए।
और उनको शायद उनको एक दिशा दी जाती है। यह एक पौराणिक कथा के अकॉर्डिंग बात करते हैं। पुनः वहां से आगे की ओर मुड़ते हैं और रोहतासगढ़ होते हुए छोटा नागपुर में प्रवेश किए। कुल मिला के बात कर लेंगे, झारखंड में प्रवेश, झारखंड में प्रवेश किस ओर से किए, तो रोहतासगढ़ से, रोहतासगढ़ से। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, रोहतासगढ़ होते हुए आपको झारखंड प्रवेश किए। अब झारखंड में प्रवेश करने के बाद यहां से क्वेश्चन बन सकती है कि आखिर झारखंड में पहली बार निवास स्थान कहां बना है। तो हम लोग को ध्यान में रखना है कि पहली बार निवास स्थान की बात करते हैं तो खूंटी उनकी प्रथम निवास स्थान, मुंडाओं की प्रथम निवास स्थान कहां हुआ, प्रथम निवास स्थान। तो हम लोग बात कर लेंगे खूंटी। अब मुंडाओं की दो शाखा के रूप में हम लोग देखेंगे, एक समार क्षेत्र में रहते, एक आगे चलेंगे सिंहभूम क्षेत्र में। जो हम लोग देखेंगे वहां पर आपका हो जनजाति के रूप में जानते हैं। इसमें दो शाखाएं और टोटल 13 उप जातियों में विभाजित है। कुल मिलाकर हम लोग देख पाए कि झारखंड में आ गए मुंडा जनजाति। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे कि यहाँ पर झारखंड में मुख्य रूप से यानी मुख्य निवास स्थान बात कर लेते अभी। तो ये हम लोग देखेंगे निवास स्थान, यहां पर बात करेंगे रांची, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, हजारीबाग इत्यादि क्षेत्र में मुंडाओं का मुख्य रूप से निवास स्थान अभी है। अब चलिए देखिए, मुंडाओं की सबसे बड़ी विशेषता कहा जाए तो ये विशेषता थी कि ये जहां जहां भी गए इन्होंने अपनी कल्चर को स्थापित कराया। और ये कल्चर में हम लोग देखेंगे किस किस रूप में उन्होंने यहाँ पर शासन प्रणाली स्थापित किया वह देखेंगे। तो चलिए, अब यहाँ पर मुंडाओं का प्रवेश हो गया। अब प्रश्न उठता है कि मुंडाओं का जब प्रवेश हुआ तो क्या उनका कोई विरोध किया या कोई विरोध नहीं किया, वो डायरेक्ट आए और यहाँ पर अपनी शासन व्यवस्था स्थापित किए, कृषि कार्य करना स्टार्ट किए। तो ये हम लोग जानेंगे कि जब मुंडाओं का झारखंड में आगमन हुआ तो यहाँ से पहले से जो रह रहे थे जनजाति, उसमें मुख्य रूप से हम लोग बात करेंगे असुर की। माना जा रहा है कि असुरों के साथ मुंडाओं का संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में अब जिनकी विजय हुई, पराजय हुई, ये माना जा रहा है कि दोनों की एक दिन की बात है, लंबी दिनों तक जो दोनों के बीच विवाद चली। फाइनली ये हम लोग देख पाते हैं कि दोनों ने एक मिलजुल कर रहने की कोशिश की है। क्योंकि असुर जो है उन्होंने लोहे के उपकरण बनाता था, लोहे काट करता था, ये हम लोग जानते हैं। तो ये लोहे काट जो काज करते थे, जो उपकरण बनाते थे, उस उपकरण के द्वारा मुंडाओं ने क्या किए कि यहाँ को जंगलों को साफ करके कृषि लायक खेत भूमि बना दिया और कृषि लायक भूमि करने के बाद फिर स्थायी निवास भी कर लिए, यहाँ पर गांव डेवलप किए। फिर गांव डेवलप होने के बाद उन्होंने अपने जो सामाजिक सांस्कृतिक इकाई थी वह भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। हम लोग देखेंगे अखड़ा, देखेंगे हम लोग सरना, हाथू, ये तमाम चीज उन्होंने जो सो यहाँ पर अपनी एक क्या कहते हैं सांस्कृतिक रूप से उन्होंने अपने साथ यहाँ पर लाए। और तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि आ तो गया, यहाँ पर आने के बाद मुंडाओं का असुरों के साथ संघर्ष हुआ। मुंडाओं का किसके साथ संघर्ष हुआ? असुरों के साथ संघर्ष हुआ। चलिए, मुंडाओं का असुरों के साथ मतलब असुर जनजाति के साथ, असुर जनजाति के साथ संघर्ष हुआ।
बाद में क्या हुआ कि दोनों साथ में रहने लगे। मुंडा जो असुर लोहे के उपकरण बनाते थे, उस उपकरण के माध्यम से मुंडा कृषि कार्य करने लगे। और इस तरह मुंडाओं की जो प्रमुख पेशा हो गया वो हो गया कृषि। हालांकि हम लोग प्रोजेक्ट में देखेंगे तो बहुत सारे व्यापार हो गया, बिजनेस हो गया, अलग अलग व्यवसाय में लगे और कृषि कार्य भी कर रहे हैं, बहुत दायरा जो सो बढ़ गया। तो इसके अभी भी बात करेंगे मुख्य कृषि पेशा तो कृषि में है। तो ये मुख्य पेशा मुंडाओं की बात कर लेंगे तो हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर हो गया, कृषि, ये हम लोग देखेंगे। अब ये कृषि तो ये हम लोग देखें होता यह है कि यहाँ पर आए उनके लोहे के उपकरण से मुंडाओं ने जंगलों को साफ किया और जंगलों को साफ करने के बाद जो खेत बनाया वही हो गया खुटखटी। तो खुटखटी क्या हो गया, ये टर्म को ध्यान में रखिए। खुटखटी ये पूछा जा सकता है, खुटखटी क्या है। तो खुटखटी हम लोग देखेंगे कि मुंडाओं द्वारा मतलब आरंभ में पहली बार जिस मुंडाओं ने जंगल को साफ कर खेत बनाए, कृषि लायक भूमि बनाए, वही हो गया खुटखटी। ये समझ पाए, ये खुटखटी यानी मुंडाओं द्वारा बनाए गए खेत, मतलब ये स्टार्टिंग फेज में से जंगलों को साफ करके मुंडाओं ने जो कृषि लायक भूमि बनाया, खेत बनाया, उसी खेत को खुटखटी कहते हैं। कंप्लीट हो गया खुटखटी। अब हम लोग देखेंगे खुटखटी, एक आएगा आपको खुटखटी दार। खुटखटीदार कौन हो गया, तो मुंडाओं में उस मुंडा को जिन्होंने खुटखटी भूमि बनाया, मतलब जो खुटखटी जमीन है उसकी मालिक को ही खुटखटीदार कहा गया। समझ पाए हम लोग। चलिए, खुटखटी जमीन के मालिक। अब प्रश्न उठता है ये खुटखटी जो है, इसमें हम लोग देख पाएंगे कि खुटखटी, खुट का मतलब हो रहा है परिवार, ये ध्यान में, इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। खुट का मतलब हो रहा है परिवार। अब हम लोग ये समझेंगे कि जहां पर भी आए मुंडाओं ने, वो उस क्षेत्र में अलग अलग लोगों ने अपने खेत बनाए, अब उस क्षेत्र में अलग अलग लोग रहने लगे, अधिक मतलब एक से अधिक परिवार रहने लगे। तो अलग अलग परिवार जब मिल करके खेतों को बनाने लगे तो ये हम लोग गांव के बन गए। गांव, बहुत सारे परिवार यहाँ पर घर हुआ है तो वो गांव हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि विभिन्न परिवारों का एक समूह जो है वो हो गया खुटखटी का, खुटखटी गांव। ये समझिए कुछ ये टर्म है जिसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। खुटखटी क्या है, खुटखटीदार क्या है, खुट का मतलब क्या होती है, और खुटखटी गांव क्या है, किसे कहते हैं। तो स्पष्ट है कि हम लोग इसको आंसर दे पाएंगे, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। अब मुंडाओं जो सो मुंडा जो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मुंडा जनजाति ने सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए कुछ स्थानों का चयन। जब मुंडा लोग यहाँ आए तो भैया मुंडा जनजाति की एक बड़ी विशेषता रही कि वो अपने साथ अपनी संस्कृति को भी लेके आए और उस संस्कृति में जो सो उसको वहन करने के लिए, संस्कृति को संचालन करने के लिए, सामाजिक को संचालन करने के लिए अलग अलग इकाई मतलब जगह स्थान को उन्होंने चयन किया, जिसमें से हम लोग बात कर लेते हैं, बात कर लेंगे अखड़ा। मतलब हम लोग बात कर लेंगे कि जनजातियों की विभिन्न इकाई, इकाई करने का सेंस हम लोग सामाजिक इकाई।
चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे कि मुंडा जनजाति जब यहाँ पर आए तो अपने साथ उनकी जो सांस्कृतिक गतिविधि होती थी, सामाजिक होती थी, वह भी अपने साथ लेकर आए और उसके लिए सांस्कृतिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए विभिन्न संघ संस्था संगठन की अथवा स्थानों का चयन किया। अनेक मुख्य स्थान की बात कर लेंगे और इसमें हम लोग बात करेंगे तो एक बात कर लेंगे अखड़ा। क्या है अखड़ा? अब अखड़ा, अखड़ा क्या है? तो अखड़ा हम लोग देखेंगे कि यह पंचायत का एक बैठक होने वाला स्थान, मतलब अखड़ा जो है गांव के बीच में होती थी। अखड़ा कहाँ होती थी? तो अमूमन हम लोग देखते हैं लगभग मैक्सिमम जगह पर गांव के बीच में अखड़ा होती थी, पेड़ भी होती थी। इस अखड़ा में क्या होता था, क्या होगा? तो इस अखड़ा में पंचायत का बैठक होगी, पंचायत की बैठक। पंचायत की बैठक मतलब जो भी वहां पर जो घरेलू विवाद है, आपसी विवाद है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पंचायत की बैठक होगी। साथ में यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक तो सेंटर की बात कर लिए यार, इसी अखड़ा में एक सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन किया जाता था। मतलब यहाँ की युवक युवतियां नृत्य संगीत करते थे, मतलब ये कह सकते हैं कि नृत्य संगीत एक सांस्कृतिक स्थल के रूप में कार्य करते थे। तो ये समझ पाए हम लोग अखड़ा। अखड़ा क्या हो गया? तो ये अखड़ा एक पंचायत की बैठक होने वाली स्थान जहां पर हम लोग देखते हैं यह गांवों के बीचों बीच स्थित लगभग हम लोग देखते हैं यहाँ पर युवक युवतियां नृत्य संगीत करते थे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा। तो दूसरा हम लोग लेंगे सरना। अब सरना क्या है? सरना की बात कर लेंगे तो यह एक पूजा स्थल और यह हम लोग देखेंगे ग्राम देवता यहाँ पर निवास करते थे। तो सरना हम लोग देख लेंगे, देखें क्या देखें हम लोग, यह एक पूजा स्थल है और पूजा स्थल यहाँ पर हम लोग देखते हैं ग्राम देवता निवास करते थे, ग्राम देवता निवास करते थे। सरना में ग्राम देवता निवास करते थे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मुंडावत में यहाँ कुछ मुख्य जो स्थान की बात कर लेंगे। तो एक स्थान की जो चर्चा है वह हम लोग देखेंगे ससान, ससान अथवा शासन, इसकी बात कर लेंगे गति। तो ये क्या है? यह सिंपल हम लोग जानेंगे कि यह एक समाधि स्थल। क्या है? समाधि स्थल। चलिए लिखते हैं हम लोग समाधि स्थल। ये अब ये हम लोग बात कर लेंगे ससान। तो होता यह है कि मुंडाऊ में एक परंपरा है। परंपरा क्या है? तो कोई भी व्यक्ति जब गुजर जाते हैं तो उनको एक पूर्वज के रूप में एक स्थान रहता है, वहां पर एक पत्थर रखी जाती है, पत्थर रखी जाती है और वही ससान जो है एक समाधि स्थल हो गया। वहां पर हम लोग देखते हैं कि जो मुंडा समाज में मृतकों की स्मृति में पत्थर के शिलाखंड रखे जाते हैं। मतलब ये हम लोग देखेंगे कि कोई व्यक्ति है गुजर गए तो अलग अलग जगहों में अपनी परिवार की 200 शिलाखंड मतलब पत्थर का एक टुकड़ा रखा और अपने पूर्वजों में काफी आस्था रखती है उनको, और उसमें 200 कोई भी नया कार्य होती है तो अपने जो पूर्वजों हैं उनके पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो ये जो पत्थलगढ़ हो गया इसी को कहते हैं पत्थलगढ़ी, पत्थलगढ़ी कहते हैं अथवा हड़गढ़ी। ये क्या हो गया? हड़गढ़ी। ये समझ पाए? हड़गढ़ी मतलब जो हम लोग देखेंगे समाधि स्थल है, जो हड्डियां जो गुजर मर जाते हैं, व्यक्ति मृत्यु हो जाती है तो उनकी हड्डी को एक खास जगह पर रखी जाती है और वो जो पूर्वज, बहुत सारे पूर्वज है, उसी में एक स्मृति चिन्ह के रूप में पत्थर रखे जाते हैं। वह हम लोग देखते हैं पत्थर रहते हैं
उसी को हड़गड़ी कही जाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे एक और स्थान, और वह देखेंगे हाथू। सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि मुंडाओं में हाथू क्या है। तो हाथू हम लोग जानेंगे, हाथू गांव को कहा जाता है। मुंडाओं में कहीं कहीं हाथू जो है उसको गांव को कहा जाता है। हाथू मतलब हो गया गांव। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं, तो आप जानते होंगे सोना हाथू, ये रांची में पड़ता है। एक देखेंगे पत्रा हाथू, पत्रा हाथू मतलब हाथू क्या हो गया, गांव हो गया। एक लाइन में हम लोग समझे, हाथू मतलब गांव। मुंडाओं में हाथू का मतलब हो रहा है गांव। अब ये हम लोग समझ पाए यहां तक। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे कि अब रीसा मुंडा जो सो झारखंड में आ गए। फिर रीसा मुंडा के द्वारा हम लोग देखे हैं, रीसा मुंडा आए और वहां पर रीसा मुंडा ने क्या किया, रीसा मुंडा गर्दी चाहते तो उस समय अपनी शासन व्यवस्था स्थापित कर सकते थे, लेकिन रीसा मुंडा ने क्या किया कि सुतिया पहाड़ को राजा बना। सुतिया पहाड़ ने जिस साम्राज्य की नींव डाली उसका नाम हो गया सुतिया नागखंड। सुतिया नागखंड, और जिसे हम मुंडा राजवंश के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो अब जो मुंडा राजवंश है उनकी अपनी शासन व्यवस्था थी, वही हम लोग अब स्टडी करेंगे, मुंडा शासन व्यवस्था। मुझे मालूम है कि यहाँ तक जब हम लोग देखे तो काफी विलंब हो चुकी है, लेकिन आप हड़बड़ाइए नहीं, क्योंकि आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं और सिविल सेवा में कोई शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट नहीं अपनाना है। आप बारीकी से पढ़ेंगे और जिससे कि आपकी एक भी क्वेश्चन वहां से छूट ना पाए। इसलिए क्लासेस तो लंबी हो रही है, एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन चलिए आप लोग धैर्य जरूर रखेंगे और इस क्लास को हम लोग और कंटिन्यू रखते हैं और प्रशासन हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रशासन, अब हम लोग जो हमारी टॉपिक है मूल रूप से अब स्टार्ट हुई है। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे मुंडा शासन व्यवस्था। तो मुंडा शासन व्यवस्था की बात कर लेते हैं संरचना। तो इसकी बात कर लेते हैं संरचना। संरचना अगर यदि आपसे पूछ दिया जाए कि मुंडा शासन व्यवस्था की संरचना किस प्रकार से, सिंपल क्वेश्चन है, द्विस्तरीय है, त्रिस्तरीय है, 5 स्तरीय है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो कितने स्तर के हैं, त्रिस्तरीय, आप ध्यान में रखें। तो हम लोग देख लेते हैं कि मुंडा जो शासन व्यवस्था है ये क्या है, त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय, ये त्रिस्तरीय में हम लोग बात कर लेंगे। और ये देखिए, एक हम लोग बात कर लेंगे हाथू स्तर, दूसरा बात कर लेंगे पट्टी स्तर, और तीसरा बात कर लेंगे हम लोग पढ़ा स्तर। ये 3 स्तर में जो सो वर्क करना, 3 स्तर। अब तीनों स्तर में हम लोग बात कर लेंगे। यहां पे हाथों मुंडा का एक प्रधान होंगे, पट्टी का एक प्रधान, पहाड़ा का एक प्रधान, ये हम लोग समझ पाते। तो हाथों का जो प्रधान होता था उसे कहा जाता था आपका हाथू मुंडा। ध्यान में रखना है कि जिस जगह पे गांव को हाथू नहीं कहा जाती थी वहां सिर्फ मुंडा होता है, हाथू मुंडा अथवा मुंडा। और पट्टी का जो हेड होता था उसका नाम हो गया मानती। समझ पा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग पढ़ा स्तर। तो पढ़ा स्तर भी एक टॉप लेवल की जो इकाई थी, और इसमें बात कर लेंगे तो ये हम लोग देखेंगे पढ़ा राजा। पढ़ा राजा ये मुख्य रूप से 3 इकाई काम कर रही थी, तीनों का हम लोग हेड लिखे प्रधान। अब तीनों में हम लोग देखेंगे अलग अलग जो इकाई है उसमें अलग अलग अधिकारी होंगे, क्योंकि ये प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे ना।
तो इनको सहयोग देने के लिए बहुत सारे अधिकारी रहेंगे। मानकी की बात कर लेते हैं तो हर जगह पट्टी की व्यवस्था नहीं थी, जहां पर थी तो मानकी तो उनको भी सहयोग करने के लिए यहाँ के अधिकारी है वो सपोर्ट करते थे। पढ़ा राजा की देखेंगे तो इनकी अपनी कार्यपालिका अधिकारी होगी, कार्यपालक अधिकारी, अन्य अधिकारी होंगे, उनके अपने कार्य होंगे। समझ पा रहे हैं? तो चलिए नेक्स्ट हम लोग ये अब हम लोग धातु स्तर पर डिस्कस करेंगे कि आखिर धातु स्तर क्या है, कौन कौन अधिकारी, इनका वर्क क्या है, ये काम क्या करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग एक हेडिंग देते हैं धातु स्तर। क्या है? धातु स्तर। धातु धातु स्तर हम लोग ध्यान में देखेंगे। धातु स्तर मतलब ग्राम स्तर, एक लाइन ग्राम स्तर। अब ग्राम स्तर ये हो गया, धातु स्तर मतलब ग्राम स्तर, एक लाइन में हम लोग लिख लेते हैं ग्राम स्तर। जिस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था में लोग देखते हैं ग्राम पंचायत, फिर प्रखंड में प्रखंड समिति देखते हैं, पंचायत समिति, फिर जिला परिषद देखते हैं, उसी रूप में हम लोग ध्यान में रखेंगे कि धातु स्तर मतलब ग्राम स्तर, ग्राम लेवल। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि ग्राम स्तर में इसका हेड कौन हो गया। तो हेड हम लोग चर्चा किए कि मुंडा मतलब जहां पर धातु नहीं कही जाती वहां पर मुंडा कही जाती। जहां पर गांव का नाम हाथू था, हाथू कंसर्ट थी, वहां पर हम लोग देखेंगे कि आपको हाथू मुंडा, ये समझ पाए, मुंडा अथवा हाथू मुंडा। अब ये ग्राम स्तर पर क्या वर्क करेंगे, तो ग्राम स्तर पर हम लोग देखेंगे जो ग्राम स्तर की जो विवाद हो गए उसको सॉर्ट आउट करेंगे। क्या सॉर्ट आउट करेंगे, तो राजस्व से संबंधित एकत्रित करने की बात करेंगे, टैक्स से संबंधित बात करेंगे। यहां पर देखेंगे ग्राम स्तर की जितने भी विवाद होगा उनका निपटारा करेंगे। गांव में जो कानून व्यवस्था है उसको बनाए रखने का काम करेंगे, शांति व्यवस्था बनाए रखने के काम करेंगे। और ये तमाम काम जो है हम लोग देखेंगे कि ग्राम स्तर में, मतलब ग्राम स्तर की सारे काम यहां संचालित किया जाता था मुंडाओं के। तो मुंडाओं का काम क्या था, मुंडा का कार्य की यदि बात कर देंगे तो इनकी कार्य क्या थी, चलिए तो ये हम लोग देखेंगे ग्राम स्तर के विवादों का निपटारा, करों की वसूली, करों की वसूली, ग्रामों में शांति व्यवस्था बनाए रखने। मुंडा और क्या काम करते थे, तो यहाँ पर कुछ दंड का प्रावधान थी। वो अगर भी सामान्य गलती किया हो, अपराध किया हो, तो उसको 5 रुपया तक का भी जुर्माना लगाते थे। सामान्य दंड 5 रुपये, यदि गंभीर दंड हो तो सामाजिक बहिष्कार, ये मुंडा की मुख्य रूप से कार्य इत्यादि, ये मुंडा की कार्य। अब मुंडा की जो ये कार्य था, तो मुंडा तो अकेले तो काम करेंगे नहीं, उनके लिए उनकी सहयोग अधिकारी चाहिए। तो इसमें चलिए नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं गांव स्तर में हम लोग प्रधान मुंडा देखें। गांव स्तर में नेक्स्ट बात कर लेंगे
तो वह नाम है पाहन। दूसरा बात कर लेंगे पाहन। तो सबसे पहला बात हम लोग जानेंगे कि पाहन कौन है। तो पाहन हम लोग देखेंगे ग्राम स्तर के एक धार्मिक प्रधान, ग्राम लेवल के धार्मिक प्रधान को किस क्या कहा जाता था, पाहन कही जाती थी। पाहन कौन हो गए, तो गांव के धार्मिक प्रधान। सिंपल लिख लेते हैं हम लोग धार्मिक प्रधान। अब धार्मिक प्रधान होने के नाते ये क्या काम करेंगे, तो धार्मिक प्रधान होने के नाते हम लोग देखेंगे साथ में ये एक तो धार्मिक प्रधान भी थे, दूसरा हम लोग कहेंगे कि ये मुंडा का सहायक होते थे। मुंडा का सहायक, मुंडा का सहायक, ये दोनों पॉइंट हम लोग ध्यान में रखेंगे। मुंडा का सहायक भी है। तो इनका कार्य क्या है, तो इनका कार्य हम लोग देखेंगे तो पर्व त्योहार, शादी विवाह, विवाह अथवा अन्य धार्मिक अनुष्ठान कार्य संपन्न करते थे। ये उनकी कार्य थी, किनकी, पाहन की। अब भैया ये जो काम करते थे तो उनको क्या सैलरी मिलेगी या दान दक्षिणा जो हम लोग देखते हैं हिंदू कल्चर उस रूप में क्या था। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये संपूर्ण कार्य करने के लिए उनको गांव की तरफ से एक सरकारी भूमि दी जाती थी जो लगान मुक्त था, उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाता था, जिसका नाम क्या था, डाली कटारी। समझ पा रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत, मतलब हम लोग, मेरा कहना है कि पाहन हो गया धार्मिक प्रधान, पाहन हो गया मुंडा का सहायक, पाहन का कार्य है पर्व त्योहार शादी विवाह अथवा अन्य प्रकार के जो धार्मिक अनुष्ठान है उसको संपन्न करना उनकी कार्य थी। इसके बदले उनको क्या मिलता था, तो गांव की तरफ से कर मुक्त भूमि दी जाती थी। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि धार्मिक कार्य, ये इसकी बात कर लेंगे, यानी इस कार्य के लिए, इस कार्य के लिए इनको, मतलब किनको, पाहन को, ध्यान में रखना है, पाहन को लगान मुक्त जमीन दी जाती है जिसे डाली कटारी कहा जाता है। डाली कटारी कही जाती है या कहा जाता है ना, समझ पाए, डाली कटारी क्या है, तो वैसी लगान मुक्त जमीन जिसे पाहन को दी जाती है और वह जमीन विभिन्न शादी विवाह पर्व त्योहार अथवा अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के लिए दी जाती है। ये ध्यान में रखना है, क्योंकि इनको और जमीन भी दी जाएगी और दूसरे कार्य के लिए दी जाएगी, समझ रहे हैं। तो ये पर्व त्योहार हो गया, शादी विवाह हो गया अथवा धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करने के लिए जो जमीन दी जाती है उसका नाम है डाली कटारी। यह एक कर मुक्त जमीन है, इस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यही पाहन के विषय में, और वह हम लोग देखेंगे, इसको मिटा देते हैं। देखिए धार्मिक प्रधान तो पाहन है, धार्मिक प्रधान में हम लोग शादी विवाह देखे, पर्व त्योहार देखे, धार्मिक अनुष्ठान भी देखे। अब इनका यह भी काम होता था कि गांव में जो भूत प्रेत का जो प्रकोप होती थी, जो डायरिया वगैरह जो पहले फैला करता था, क्योंकि उसमें दवाई इतना लेवल पर मौजूद नहीं थी। उस समय हम लोग बात करेंगे कि जो पाहन है वो गांवों को कैसे सुरक्षित रखा जाए।
गांवों को कैसे जो ये विभिन्न प्रकार के जो प्रकोप है, जो भूत प्रेत की बात है, उससे कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो उसके लिए वो एक विशेष पूजा अर्चना करते थे। उस पूजा अर्चना करने के बदले पाहन को एक विशेष प्रकार की जमीन दी जाती थी, जिसका नाम है भूत खेता। ऑलरेडी ये पकड़ा जाएगा। भूत खेता ने भूत प्रेत को शांत करने के लिए विशेष पूजा अर्चना पाहन के द्वारा संपन्न किया जाता है गांव में, और उसके बदले उनको जो जमीन दी जाती है उसका नाम क्या है, भूत खेता। समझ पा रहे हैं हम लोग? चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग। लिखते हैं हम लोग, पाहन को, या इस प्रकार लिखते हैं, पाहन द्वारा गांवों में भूत प्रेत से बचाव के लिए विशेष पूजा अर्चना की जाती थी। इसके बदले इन्हें भूत खेता नामक जमीन दी जाती थी। भूत खेता नामक जमीन दी जाती थी। तो ये भूत खेता हम लोग ध्यान में रखेंगे। समझ पा रहे हम लोग? भूत खेता, और हम लोग डाली कटारी बात किए, पाहन को दी जाती। तो इस प्रकार पाहन की जो कार्य है ये संपन्न हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे महत्व। मतलब यहां पर हम लोग देखेंगे महत्व एक अधिकारी। तो नेक्स्ट हम लोग ग्राम लेवल की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मुंडा देख लिए, हम लोग देख लिए पाहन, और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे महत्व। देखिए महत्व क्या है। तो महत्व ग्राम स्तर के एक अधिकारी, मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम स्तर के एक अधिकारी, और यह इनका कार्य क्या था। तो इनका काम था एक मैसेंजर के रूप में कार्य करते थे, या ये क्या कहते हैं, संदेश वाहक की कार्य करते थे। और संदेश वाहक में हम लोग देखेंगे ये गांवों की जो मैटर थी, गांवों का जो मैसेज है वो मुंडा तक पहुंचाने का कार्य किया जाता था, और जो मुंडा का जो मैसेज है वो गांव तक पहुंचाने का कार्य करते थे। समझ पा रहे हैं हम लोग? मतलब महत्व एक संदेश वाहक के कार्य करते थे, संदेश वाहक के रूप में कार्य करते थे। इसे इनका काम था गांव के लोगों की किसी प्रकार की जो मैसेज है, जो बात है, जो नोटिस है, जो सूचना है, वो मुंडा तक पहुंचाते थे, और मुंडा का जो सूचना है वो गांव तक पहुंचाने का कार्य महत्व करते थे। मतलब यह एक संदेश वाहक हो गए। संदेश वाहक, समझ पा रहे हैं हम लोग? महत्व संदेश। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक और अन्य अधिकारी। तो वह हम लोग देखेंगे पूजार अथवा पनभरा। पूजार अथवा पनभरा। तो पूजार अथवा जो पनभरा है ये कौन हो गए? तो यह भी पाहन के सहायक है। ये हम लोग महत्व की बात कर लेते हैं। तो महत्व तो संदेशवाहक था, संदेशवाहक साथ में हम लोग देखेंगे पाहन के सहायक। और पूजार अथवा पनभरा भी महत्व पाहन का सहायक।
का सहायक। ये हम लोग समझ पा रहे हैं। पुजार अथवा पनभरा क्या हो गया, तो यह ग्राम स्तर के अधिकारी जो पाहन का सहायक के रूप में कार्य करते थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पट्टी स्तर। ये धातु स्तर अथवा ग्राम स्तर कंप्लीट हो गया। आप लोग समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये इससे संबंधित जितने भी आपका क्वेश्चंस होगी उसका हम जो सो ये टेस्ट के माध्यम से सारे टॉपिक का टेस्ट भी हम अपलोड कर देंगे। सारे क्वेश्चन ये जो टॉपिक है उसका आप टेस्ट सीरीज जरूर देंगे। साथ में इसका आप चाहे तो मटेरियल एकदम ऑलरेडी स्वयं बना सकते हैं, क्योंकि हम बारीकी से चर्चा कर रहे हैं। और अगर ये चाहिए होगा तो आपको ऐप को डाउनलोड करना होगा, समीक्षा क्लासेस से आपको वहां पर सारे नोट्स हम अवेलेबल दे देंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं आपको पट्टी स्तर। पट्टी स्तर देखिए, पट्टी स्तर में बहुत जो अधिकारी है उसका चर्चा नहीं मिलता है। पट्टी स्तर यहां पर हम लोग सिंपल जानेंगे, क्योंकि हर जगह पट्टी की व्यवस्था नहीं थी। हर जगह पट्टी की व्यवस्था नहीं थी। और हम लोग देखेंगे जहां पर नहीं थी वहां पहड़ा सभा होती थी। जब ग्राम स्तर पर कोई विवाद निपटारा नहीं होती थी तो जहां पर पट्टी नहीं है वहां पर ग्राम सभा ये पहाड़ा सभा के पास जाती थी। पहाड़ा सभा विभिन्न जो गांव का एक समूह है। जहां पर पट्टी की बात होती है, जहां पर पट्टी थी तो विभिन्न गांव के ऊपर पट्टी थी। विभिन्न गांवों को मिलाकर पट्टी का निर्माण किया जाता था। और पट्टी का जो हेड होता था वह मानकी होता था। ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं मानकी। और यहाँ पर मानकी के द्वारा जो हम लोग देखते हैं उस विवाद का निपटारा किया जाता है जो गांव स्तर पर विवाद का निपटारा नहीं हो पाया। समझ पाए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे आपको पढ़ा स्तर पर। तीसरा हम लोग बात कर लेते हैं पढ़ा स्तर। अब तीसरा जो है वो पढ़ा स्तर। अब ये बात कर लेंगे पढ़ा स्तर। तो पढ़ा स्तर क्या है, तो ध्यान में रखेंगे कि ये मुंडा शासन व्यवस्था के अंतर्गत सबसे सर्वोच्च शिखर की इकाई शासन व्यवस्था में सर्वोच्च एक संस्था के रूप में कार्य कर रही है। यह हम लोग देखते हैं सर्वोच्च कार्यपालिका के रूप में कार्य कर रही है, सर्वोच्च व्यवस्थापिका के रूप में कार्य कर रही है और सर्वोच्च न्यायपालिका के रूप में कार्य कर रही है। पहला स्तर मतलब मुंडा शासन व्यवस्था में सर्वोच्च स्तर है। यह हम लोग देखते हैं प्रधान न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका के रूप में कार्य करते हैं। यहां पर हम लोग देखेंगे कि यह जो पढ़ा स्तर है इसमें हम लोग देखते हैं प्रारंभ में 12 गांव पर एक पढ़ा होता था। कहीं कहीं हम लोग देखते हैं 22 गांव पर एक पढ़ा होता है। 22 गांव। और ये हम लोग कह सकते हैं कि 12 यानी 12 हो गया, 20 हो गया। कहीं हम लोग 22 की बात करेंगे, 22 यानी 22। तो कहीं पर हम लोग देखेंगे 12 गांवों को मिलाकर पढ़ा स्तर का निर्माण हो, कहीं 20 गांवों पर मिला करके हो रही है, कहीं पर 22 गांवों को मिला करके पढ़ा का निर्माण हो। ये समझ पा रहे हैं। ये हम लोग गांव की बात किए, मतलब कहीं पर हम लोग 12 गांव को मिलाकर पढ़ा स्तर की निर्माण होती है, कहीं पर 20 गांव पर बात करते हैं, कहीं पर 22 गांव पर। स्टार्टिंग में 12 गांव पर एक पढ़ा का निर्माण होती थी। अब पढ़ा पर क्यों जरूरत पड़ी, तो क्योंकि ग्राम स्तर पर जो विवादों का निपटारा नहीं हो सकी वह हम लोग देखते हैं पट्टी स्तर पर गया। पट्टी स्तर में भी विवादों का निपटारा नहीं हो सका तो उसका जो ट्रांसफर हम लोग को कर देना पड़ा आपका पढ़ा स्तर। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट में जब विवादों का निपटारा नहीं होता है तो हम हाई कोर्ट पहुंचते हैं, हाई कोर्ट पर नहीं होती है वहां पर तो हम उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। उसी प्रकार से इसको हम लोग एक ध्यान में रखेंगे।
चलिए यह हम लोग क्या देखें, तो ये हम लोग देखें कि सर्वोच्च सर्वोच्च कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्था के रूप में कार्य करता है। ये कितने गांव पर, ये भी हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि जब विवादों का निपटारा निम्न स्तर पर नहीं हो रही है तो उसका ट्रांसफर यहाँ की जाती है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसके लिए हम लोग देखेंगे एक पंचायत बुलाना होगा। ग्राम स्तर पर भी पंचायत होती थी और यहाँ पर भी पंचायत होगी। वहां पंचायत हम लोग अखड़ा में जो बात की, यहाँ पर हम लोग देखेंगे पढ़ा स्तर पर, तो यहाँ पर जो पंचायत होगी उसका नाम होगा पढ़ा पंचायत। तो पढ़ा स्तर पर हम लोग बात कर लेंगे पढ़ा पंचायत। चलिए पढ़ा पंचायत, इसमें हम लोग बात करते हैं कि पढ़ा पंचायत में हम लोग देखें कि इसका हेड गांव स्तर पर पढ़ा पंचायत मतलब पढ़ा राजा। ये पंचायत जब होता था उसमें पढ़ा राजा कार्य करते थे, मुख्य हेड होते थे पढ़ा राजा। और ये हम लोग देखते हैं कि पढ़ा राजा को सहयोग देने के लिए विभिन्न प्रकार के अधिकारी थे, जिसमें से 5 मुख्य कार्यपालक। अगर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पढ़ा राजा के मुख्य कितने कार्यपालक अधिकारी थे, तो आप 5 आंसर दे के आएंगे। ये अलग अलग बुकों में चर्चा हम लोग अलग रूप में देखते हैं, लेकिन जो अधिकारी तो बहुत सारे हैं, लेकिन कार्यपालिका अधिकारी की बात कर लेंगे वो 5 ही था। एकदम फाइनली इसको ध्यान में रखेंगे कि कार्यपालिका अधिकारी पूछा जाए तो 5 है, बाकी अन्य अधिकारी था, अन्य अधिकारी उनके साथ थे, वह भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझ पाए पढ़ा स्तर, ये पंचायत विवादों का निपटारा करने के लिए पढ़ा पंचायत बुलाते थे, जिसका अध्यक्षता पढ़ा राजा के द्वारा किया जाता था और उनके अधीन बहुत सारे अधिकारी थे, जिसमें 5 मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं और उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पढ़ा राजा के मुख्य 5 कार्यपालक अधिकारी थे, कार्यपालिका अधिकारी थे। अब ये मुख्य जो 5 है इसकी हम लोग चर्चा कर लेंगे। अब 5 की चर्चा अगर हम लोग करें तो इसको इस रूप में देखी जा सकती है, जिसमें से हम लोग बात कर लेंगे पहला तो दीवान। भैया दीवान का क्या काम था, तो दीवान जो सो राजस्व से संबंधित, मुद्रा से संबंधित, राजस्व से संबंधित सारे कार्य से सारे कार्य, और यह एक मंत्री के रूप में कार्य करते थे। किनका, पढ़ा राजा के, पढ़ा राजा का। तो इसको हमको लिख सकेंगे हम लोग कि पढ़ा राजा में जो दीवान है वो एज ए मंत्री के रूप में कार्य करते थे, मंत्री। और ये बात कर लेते हैं दीवान, तो दीवान 2 प्रकार से, एक हम लोग बात करेंगे गढ़ दीवान, एक बात कर लेंगे राज दीवान। ये तो क्या था, गढ़ दीवान, दूसरा था राज दीवान। ये गढ़ दीवान मतलब राज दरबार के अंदर, दरबार के अंदर, राज दरबार मतलब जो राज जो क्षेत्र उस संपूर्ण क्षेत्र का देखरेख करते थे। ये समझ पाए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इस दीवान के
अधीन एक अधिकारी था जिसका नाम था बरकंदाज। बरकंदाज एकदम सीक्वेंस में आप देखते जाइए। बरकंदाज मुख्य रूप से दीवान के अंदर था। बरकंदाज का काम क्या था? यह एक संदेशवाहक की भूमिका निभाते थे। यानी ये हम लोग देखेंगे संदेशवाहक। ये संदेशवाहक क्या करते थे? तो गांवों की सूचना दीवान तक पहुंचाते थे। दीवान हम लोग देखते हैं कि आपका पढ़ा राजा तक पहुंचाते थे। पढ़ा राजा की जो सूचना होती थी वो दीवान के माध्यम से बरकंदाज तक पहुंचता था। बरकंदाज जो सो गांव तक पहुंचाते थे। समझ पा रहे हैं? बरकंदाज दीवान के दिन गार्ड करता था। बरकंदाज एक हम लोग कह सकते हैं कि संदेशवाहक था, एक मैसेंजर था जो दीवान की सूचना, ये पढ़ा राजा की सूचना दीवान के पास, दीवान बरकंदाज और बरकंदाज जो सो हम लोग देखते हैं ये पब्लिक तक पहुंचाते थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे ठाकुर। ठाकुर चलिए ये हम लोग बात कर लेंगे ठाकुर। ठाकुर कौन थे? एक मंत्री था। ये भी मंत्री के रूप में कार्य करते थे और कह सकते हैं एक सहायक, पढ़ा राजा का सहायक। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे पांडे। पांडे पांडे का क्या काम था? तो पांडे एक अधिकारी है जिनका काम था जो दस्तावेज है, जो कागज है, कागज पत्र है, जो मूल्यवान जो कागज पत्र है उनका देख रेख काम करता था। मतलब ऐसे किरानी की भूमिका ये निभाते थे पांडे। पांडे एक किरानी की कार्य करते थे और ये विभिन्न कागजातों का देखभाल करते थे। कागजात की देखभाल, एक रूप से हम लोग कह सकते हैं किरानी। ये समझ पाए? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कर्ता। दो अधिकारी हम लोग और यहां चर्चा करते हैं। एक हम लोग देखते हैं कर्ता। कर्ता जो है देखिए, कर्ता को ही आपका दारोगा कहा जाता है। देखिए अक्सर एक नाम हम लोग देख के जाते हैं ना, गलत हो जाता है। कर्ता ही दारोगा, दोनों अलग अलग नाम नहीं है, एक ही है। इनका क्या था? तो भैया जो पंचायत होती थी ना, तो सभा बुलाया जाएगा तो सभा का एक कंट्रोल करते थे, एक नियंत्रण, मतलब क्या कहते हैं उसको संचालन करते थे। जो विवाद वगैरह नहीं हो, उसको हल्ला नहीं हो, लड़ाई झगड़ा नहीं हो, उसको शांत करवाते थे। तो ये सभा का संचालन हो गया, सभा का संचालन। अब लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं, तो ये हम लोग देखेंगे लाल। लाल क्या हो गया? तो लाल हो गया एक प्रकार से वकील। जब विवाद हो गया तो दो पक्ष की विवाद होगा, तो दोनों पक्षों की विवाद को सुनने के लिए उस पर डिस्कस किया जाएगा कि उसको सजा होगी नहीं होगी, क्या गलतियां हैं। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं कि कोर्ट में दोनों पक्ष से लॉयर होती है, एडवोकेट होती है, वो जज के सामने अपनी जो विवाद है उसको एक्सप्लेन करते हैं। उसी रूप में लाल एक वकील के रूप में भूमिका निभाते थे। समझ गए? लाल तीन प्रकार के थे हम लोग देखेंगे। बड़ लाल, मंझ लाल और छोटे लाल। ये हम लोग देखेंगे अलग अलग मैटर, जो मतलब क्या कहते हैं कि जब निम्न स्तर के थे तो इनको देंगे मैटर को, फिर मंझला, फिर बड़ला, मतलब जिस प्रकार की विवाद है उस अकॉर्डिंग दिया जाएगा। अब नेक्स्ट ये 5 प्रमुख अधिकारी आप लोग समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे कुछ अन्य अधिकारी भी था। ये 5 अधिकारी के अलावे कुछ अन्य अधिकारी भी है। अक्सर होता है कि हम सारे अधिकारी को एक ही साथ पढ़ लेते हैं। अब एक ही साथ पढ़ने से अगर दी क्वेश्चंस अलग तरीके से दे दे तो हम फंस जाएंगे ना। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग अन्य अधिकारी की देख लेंगे, बस लास्ट है अन्य अधिकारी। और इसमें बात कर लेंगे
तो एक नाम हम लोग देखेंगे आपको, पुरोहित। पुरोहित पुरोहित कौन था? तो पुरोहित शुद्धिकरण करने का कार्य करते थे। तो भैया यहाँ पर कौन शुद्धिकरण होगा? तो शुद्धिकरण हम लोग बात करेंगे, शुद्धिकरण करने वाले अधिकारी। मतलब हम लोग देखते थे कि जनजातियों में जब गंभीर विवाद हो, अपराध हो, तो उसको समाज से निकाल दिया जाता है, समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है। बाद में अगर जब उनको शामिल करना हो और शामिल होना चाहे तो वैसी स्थिति में उनको पुरोहित के माध्यम से शुद्धिकरण किया जाएगा, शुद्धिकरण किया जाएगा। तो ये कार्य कौन करते थे? हम लोग देखते हैं आपको, पुरोहित। अथवा गोत्र से संबंधित कोई विवाद हो समाज में, पुनः उनको हम लोग देखेंगे प्रवेश लाएंगे, ये शुद्धिकरण करने का कार्य पुरोहित करते थे। समझ गए? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे घटवार। घटवार घटवार कौन हो गया? तो घटवार वो है, ये हम लोग देखेंगे जो पंचायत होती थी। तो पंचायत में हम लोग देखें दंड भी की व्यवस्था है, जिसमें 5 रुपया की बात किया गया। तो यहाँ पढ़ा पंचायत में भी दंड की बात है। तो दंड की राशि जो जमा इकट्ठा होगी वो किनके पास रखी जाएगी? तो दंड की जो राशि होगी वो घटवार के पास रखी जाएगी। समझ गए हम लोग? तो यहाँ पर दंड की राशि रखने वाले अधिकारी, अधिकारी, ये समझ गए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर में। अब तीसरा नंबर में हम लोग बात कर लेंगे, तो हम लोग देखेंगे पान खवाज। पान खवाज, पान खवाज कौन हो गया? तो भैया जब पंचायत है, जब सभा है, तो वहां हम लोग देखेंगे खैनी चूना वगैरह वितरण किया जाता था, वितरण किया जाता था। तो ये काम जो करते थे उस अधिकारी का नाम था पान खवाज। ऑलरेडी पान से रिलेटेड है, वहां कोई दिक्कत नहीं होगा, ये हम पकड़ लेंगे। पान खवाज क्या करते थे? तो सभा में, पढ़ा पंचायत में जो पब्लिक आते थे उनको खैनी चूना का वितरण करते थे। अभी भी अक्सर इस तरह की हम लोग देखते हैं कि जहां पर इकट्ठा होते हैं तो खैनी चूना का लेन देन होता ही है। तो वह उसका ये करने वाले जो अधिकारी, उनका नाम पान खवाज है। यानी पंचायत में, पंचायत अथवा सभा में खैनी चूना वितरण करने वाला, करने वाला। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चौथा नंबर। चौथा नंबर हम लोग देखेंगे चवार डोलाई। डोलाई ये क्या हो गया? तो चवार डोलाई जो है वो सभा में कोई रिस्पेक्ट लोग आते थे तो वहां हाथ पैर धोने की प्रथा थी। तो जो हाथ पैर धोते थे उन्हें ही चवार डोलाई कहा गया। यानी सभा में हाथ पैर धुलवाने की व्यवस्था करने वाले अधिकारी। मतलब जो व्यक्ति आएंगे उनको पानी की बंदोबस्त करना होगा, तो ये अधिकारी हम लोग देखेंगे चवार डोलाई। चलिए अब लास्ट में हम लोग देखते हैं, एक लाइन में हम लोग देखेंगे पढ़ा पंचायत को। जब हम बात करते हैं तो ये जो 5 प्रमुख कार्यपालक अधिकारी थे वह वंशानुगत है। 5 प्रमुख कार्यपालक अधिकारी वंशानुगत है। तो लास्ट में कुछ एंड पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं और क्लासेस खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या क्या देखेंगे यहाँ पर? तो एक चीज हम लोग देखेंगे, सभा अथवा पंचायत में, पंचायत में किसकी, मुंडाओं की सभा अथवा पंचायत में महिलाओं का प्रवेश बंद था। में महिलाओं का प्रवेश वर्जित, पहला पॉइंट। जबकि उराव में देखेंगे रहेगा। दूसरा पॉइंट हम लोग बात कर लेंगे कि यह एक सहकारी व्यवस्था थी।
तो सहकारी व्यवस्था क्या हो गया? तो सहकारी व्यवस्था हम लोग देखेंगे कि क्या कहते हैं, सहकारी व्यवस्था यहां पर हम लोग देखेंगे किसी प्रकार की टैक्स नहीं ली जाती थी, टैक्स नहीं ली जाती थी। और यहाँ पर कहेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे भारत की प्रथम गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, चूंकि लिखी तो हम लोग देखते हैं और वो विभिन्न गणों के रूप में, यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो आपको पढ़ा राजा है वह निर्वाचित होते थे, वंशानुगत नहीं होते थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग लिख लेंगे, पढ़ा राजा निर्वाचित होते थे। नेक्स्ट बात कर लेंगे 5 प्रमुख कार्यपालक अधिकारी वंशानुगत होते थे, होते। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, काफी डिले हो गया है और उम्मीद करेंगे कि आप लोग को निश्चित समझ में आई होगी। और जो जैसा भी हो, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप निश्चित रूप से कमेंट्स करेंगे, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। ध्यान रखें कि हमारी क्लासेस जो जेपीएससी के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड टीम के साथ लॉन्च कर रहे हैं और एकदम कम से कम प्राइस में, जिसके तहत वीडियो लेक्चर, प्रैक्टिस सेट और मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू, जय।